दोस्तों, मैं हूं देवेश प्रताप। शूट डायरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शूट डायरीज में हम लोग बिहाइंड द सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसी जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारे साथ है कमलेश गुप्ता, जो अपकमिंग फिल्म मेकर है। रिसेंटली उन्होंने अभी 2 शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है, जो अच्छी खासी सक्सेस रही। आज हम उसी प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे, उनके फिल्म करियर की जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू देवेश। और आप सबसे बड़ी बात है कि आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कुछ शुरू किया। मतलब ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, कि हमारी जो करंट सिचुएशंस हैं, हम कहाँ पे हैं और हमें क्या पाना है, और यहाँ पहुंचने के लिए भी एक पीछे की जर्नी होती है। जब आप फीचर फिल्म बनाने की प्लानिंग करते हो, तो ये सारी चीजें, मतलब एक जो अपकमिंग जितने फिल्म मेकर्स हैं उसके बारे में बात करना, मतलब ये तो अच्छी बात है। आपने अच्छा टॉपिक, ये टॉपिक बोले या फिर शो बोले, आपने चूज किया है। धन्यवाद। तो कमलेश जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ इंट्रो बताइए लोगों को, आपके बारे में पता चले। और आपने रिसेंटली अभी जो 2 फिल्में की हैं, वो सबसे पहले मिस्टर समबडी के बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि वो आपकी तकरीबन 6-7 महीने पहले रिलीज हुई थी, आई थिंक। एग्जैक्टली। आप थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, हाँ, मतलब 6-7 महीने हुए, हाँ एग्जैक्टली। अक्टूबर में हो जाएगा 1 साल, तो 8 महीने के आसपास हुए रहेंगे। बेसिकली मैं बारे में, मतलब मैं बताना शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ कि मुंबई कब आया वहां से मैं शुरू करूँ। उसके पीछे की कहानी तो बहुत ही अलग है। तो मुझे लगता है 2011 में मैं आया था जुलाई में, और जुलाई में आने के बाद मैं पहला एक मूवी के सेट पे गया था, नीम नीम शहद शहद, जहाँ पे देवेश साहब थे। वहां मुलाकात हुई। ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे और मैं वहां पे कैमरा को असिस्ट करने गया था। मतलब शुरुआत में 2000 में हमारी मुलाकात ऐसे हुई थी। इसके बाद इसके बाद मैंने मुंबई में और 3-4 फिल्मों में मैंने असिस्ट किया। एक में मैं, जो मेरी पहली फिल्म थी वो सिगरेट की तरह थी, जिसमें मैं राइटर था, को राइटर था और असिस्टेंट डायरेक्टर था। उसके बाद हम लोगों ने एक शो किया सियासत, वो एपिक चैनल पे आता है। उसमें बड़े अच्छे खूबसूरत एक्टर्स थे और कहानी भी बहुत अच्छी थी। उसका नाम था सियासत, और मेहरुनिशा के लाइफ पे वो बेस्ड थी शो। वो हमने किया। फिर इसके बाद 3-4 फिल्में करी। इसके बाद मन ऐसा हुआ कि यार, अब जो सीखना था वो सीख चुके हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरेक्शन है बहुत ही इंडिविजुअल अप्रोच है, और डायरेक्शन आपको डायरेक्टर नहीं सिखाता है, वो आपके अंदर खुद एक डेवलप होता है, कहानी को जानने को, समझने को, क्या पिक किया जाए, क्या नहीं पिक किया जाए, क्या हमारी कहानी होनी चाहिए। आपको वर्क कल्चर सेट पे सीखने को मिल जाता है कि भाई फिल्म शुरुआत प्री प्रोडक्शन से होती है, उसका प्रोसेस ये होता है, पोस्ट में जाती है, यानी कि शूटिंग में जाती है, देन आफ्टर आपकी पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है फिल्म बनकर। ये पूरा टेक्निकलिटी, प्रोसेस और कल्चर क्या होता है इसमें, हर डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है, ये सारी फिल्में मैंने मतलब ये सारा चीज मुझे लगा समझ में आ गया था कुछ फिल्में करने के बाद। तो मुझे ऐसा लगा कि फिर मैं असिस्ट करूंगा तो करता रह जाऊंगा। इसलिए मुझे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की तरफ मुझे भागने का मन हुआ, और मुझे लगा कि इंडिपेंडेंट करते। और फिर मैंने असिस्ट करना छोड़ दिया। इसके बाद मैंने कुछ छोटे मोटे वीडियोस बनाने शुरू किए, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब हम असिस्टेंट होते हैं और सेट पे होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार डायरेक्टर क्या शूट कर रहा है, इससे तो बढ़िया हम शूट करेंगे। ऐसा लगता है कि यार ठीक, मजा नहीं आ रहा यार, इससे तो अच्छा मैं अभी शूट कर दूंगा, ऐसा फील होता है। लेकिन जब आपके पास एक्शन कट बोलने का वक्त आता है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, कोई भी वीडियो फॉर्मेट हो या कुछ भी हो, तब आपको लगता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके पीछे और उसके आगे की प्रक्रियाएं क्या है, जो डायरेक्टर को पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों की। तो फिर यही रहा कि फिर हमने सोचा कि इंडिपेंडेंट बनते हैं, और इंडिपेंडेंट बनने के बाद हमने मिस्टर समबडी से पहले भी मैंने एक फिल्म करी थी, मेटामॉर्फोसिस। ओके। वो भी अवेलेबल है। उसको भी हम लोगों ने जागरण फिल्म फेस्टिवल में, मेरा ये हुआ था, उसका स्क्रीनिंग अच्छा, हुआ था। तो कमलेश, आपने एक जर्नी आपने बताई कि आपने असिस्टेंट डायरेक्टर से फिर डायरेक्टर तक आप डिसाइड किए। बहुत सारे अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं, या जो इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं, या जो लोग हैं, वो उनको ये लगता है कि फिल्म एक डायरेक्टर बनाता है, उसके इर्द गिर्द शायद इनविजिबल लोग होते हैं। हाँ। तो वो थोड़ा सा लोगों को ये बताइए कि डायरेक्टर बनने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर कितना जरूरी होता है, और उस ड्यूरिंग डायरेक्टर बनने के बाद तक क्या डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर में क्या एक डिफरेंस रह जाता है, और क्या एक जर्नी रहती है?
कि थोड़ा जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं उनको बताने के लिए? मुझे बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, देखिए क्या दिवेश, मैं बताता हूँ कि मैं शुरुआत के 2-3 फिल्मों में मैं क्लैपर रहा। हम्म, और मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे जब कॉल मिलता था कि आइए फिल्म करना है, तो लोग मुझे क्लैपर के रूप में ही बुलाते थे। तो अच्छा। क्लैपर होने का मुझे जो फायदा मिला, मुझे लगा कि यार जो क्लैपर है वो हर शॉट में होता है, हम्म, हर शॉट के हर टेक में होता है, उसकी नजर के सामने फिल्म बन रही होती है, उसके पास डायरेक्टर होता है, उसके पास कैमरामैन होता है, उसके पास एक्टर होता है। वो मतलब अगर डायरेक्टर के बाद कोई कॉन्स्टेंटली फिल्म को देख रहा होता है, वो है क्लैप। अगर आपने ध्यान से फिल्म देखा, क्योंकि मैं क्लैपर था तो मेरे पास हमेशा स्क्रिप्ट होता था और मेरी अपनी मार्किंग होती थी अपने तरीके की, यानी कि मैं सीख रहा होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं कॉस्ट्यूम में होता या फिर कुछ और होता, मतलब कि एडी डिपार्टमेंट की किसी और मतलब कि प्रोफाइल मेरा अगर होता, तो शायद इतना नहीं सीख पाता जितना कि मैं क्लैपर होकर सीखा। दूसरी बात है कि कितना जरूरी है किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को असिस्टेंट बनना, फिर डायरेक्टर बनना, या फिर डायरेक्ट डायरेक्टर बनना। मुझे लगता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, दोनों चीज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बिना कहीं कुछ असिस्ट किए ही कैमरा लिया और उठाना, अपना छोटा मोटा चीज बनाना शुरू किया, और उसको धीरे धीरे अपने तरीके से वो सारा अपना कल्चर डेवलप कर लेता है, उसका अपना मेकिंग बनाने का एक तरीका। हालांकि प्रोसेस तो एक ही होता है, थोड़ा सा अपना अप्रोच डिफरेंट हो सकता है हर किसी का, ये मैं मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर को अगर मौका मिले तो 1-2 फिल्मों में, 1-2 प्रोजेक्ट्स में असिस्ट करना चाहिए, ताकि आपको मतलब कि पूरा का पूरा वो कल्चर, हाँ पूरा सीखने को कल्चर समझ आप में आए, और ताकि वो ऑब्जर्वेशन। फिर वो चीज आपको सीख नहीं पाए, मतलब कि ये ऐसा मुझे ऐसा लगता तो आपने जो पहली फिल्म की, तो वो है। पहली फिल्म कैसे आपने सोचा कि नहीं अब हम शॉर्ट फिल्म या फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म करते हैं या एज अ डायरेक्टर की जर्नी शुरुआत करते हैं? तो उसकी बेस कहाँ से शुरू हुआ और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई? कैसे आपने उसको कंप्लीट किया उस प्रोजेक्ट को? मैंने पहली बात कि जब था, मैं असिस्टेंट था, तो मैं थोड़ा सा अपना देसी अंदाज था, तो अपना जो अप्रोच था प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने का या पर्सनल रिलेशनशिप बनाने का, वो जीरो आइडिया था। मुझे आइडिया ये था ही नहीं कि प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप बनाने से आपका करियर यहाँ पे आगे बढ़ेगा। हमें मालूम ये था कि आप मेरिट में आगे आपको नौकरी मिल जाए, ऐसा कुछ माइंडसेट था कि चलो भाई हम सीख रहे हैं, हमारा रिलेशन चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, कैसा भी हो, लेकिन कुछ दिन हम अच्छा करेंगे, लोग बुलाएंगे चल भाई कमलेश तेरे साथ काम करते हैं। लेकिन ये बात बाद में समझ में आई कि चलो कॉन्स्टेंटली मैं सीखता रहा फिल्म मेकिंग, लेकिन मुझे लगा कि दिक्कत भी आई मुझे बहुत, मतलब कि एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में स्विच करने में, दूसरे प्रोजेक्ट को ढूंढने में। क्योंकि अगर आपका ये रिलेशन पर्सनल और प्रोफेशनल अच्छा नहीं हो, तो काम मिलने में दिक्कत आपको आती है, आप बिल्कुल, समझ लीजिए। और कहीं ना कहीं आप एक सर्टेन माइंडसेट में जीते हैं, सर्टेन लाइफ स्टाइल और सर्टेन मेंटेलिटी में जीते हैं, तो आपको सर्टेन लोग ही आपके साथ काम करना चाहते हैं। इसके नीचे और उसके ऊपर वाले थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप अपने वो बोलते हैं लाइक माइंडेड पीपल के ग्रुप में ही आप एडजस्ट हो सकते हैं। हुँ, तो बिल्कुल। काम तो ठीक है, तो मुझे एक समय के बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल, हमने एक मेरे दोस्त का शुरू किया था, वहां से मेरा इंडिपेंडेंट छूट चुका था, मतलब कि अच्छा। सॉरी जाके किसी को असिस्ट करना छूटा था मैं, तो 2 साल 1.5 साल एक्चुअली 1.5 साल मैंने वहां पे मैंने छोटे मोटे वीडियोस शुरुआत करी, वहां से मैंने चीजें खुद मतलब करना शुरू किया धीरे धीरे। मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हैं, जो कि मतलब कि इनिशियल डेज में है, जो मुझे कैमरा सीखना था, मतलब कैमरा से मतलब कैमरा कैसे फ्रेम्स को कैसे अच्छा बनाया जाए, और एक्टर से एक्टिंग कैसे करवाया जाए। ये सारा कॉन्फिडेंस आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास अगर बड़ा स्टार आ जाए और आपको उसको डायरेक्ट करना हो, तो वो बहुत टफ होता है, क्योंकि वो मान के चलिए कोई बड़ा एक्टर होता है, उसको भी 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपसे ज्यादा कहीं एक्सपीरियंस है। आप 10 साल में 10 फिल्में करेंगे, 10 साल में 50 फिल्में कर सकते हैं। और उनका कम्युनिकेशन और जो पब्लिक डीलिंग होता है, या फिर जो भी उनका थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, आप समझिए। हम लोग बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, वो बिहाइंड फ्रंट ऑफ कैमरा काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्टर को संभालना सबसे बड़ी बात है, और उसके लिए मेरा जो ट्रेनिंग हुआ था, कुछ वीडियोस बना हुआ था, वहां से मैं इंडिपेंडेंट ऐसे मुझे लगा कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद असिस्ट करना मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद में मिस्टर समबडी की बात आई कि समबडी मुझे भाई एक अच्छी फिल्म बनानी है। मैं स्क्रिप्ट लेके बेसिकली तैयार था फिल्म का,
फिर मुझे लगा मेरी क्रेडिबिलिटी उतनी बड़ी थी नहीं कि जिसकी क्रेडिबिलिटी देख के एक्टर बोले कि यार चलो कमलेश के साथ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि कुछ चीज बनाते हैं शॉर्ट फिल्म। और शॉर्ट फिल्म मुझे मिस्टर समबडी का आइडिया मेरे दिमाग में आया। मिस्टर समबडी ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी फिल्म है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कमलेश, मिस्टर समबडी मतलब एक ऐसा लगता है कि बहुत मैच्योर डायरेक्टर ने बनाई है। ऑब्वियस सी बात है, आपने इतने दिन काम किया इंडस्ट्री में, इतना एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद वो फिल्म आपने बहुत अच्छे लेवल पे बनाई, जो उसमें मैसेज दिया, जिस तरीके से उसकी फ्रेमिंग कर रखी है आपने, और मुझे लगता है कि वो सारे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट को आपने एक फ्रेम में लाके हैंडल किया है। उस जर्नी के बारे में आप बताइए, उसको कैसे आपने, उसकी कैसे न्यू शुरू की और कैसे उसकी कास्टिंग की आपने? एक्चुअली क्या है कि मिस्टर समबडी में मैंने, जब मेरे घर की ही कहानी है, एक केस है जो कोर्ट में है और 20 साल हो गया बस चल रहा है। लोअर कोर्ट से हमारी जीत है, तो फिर उसके बाद सेशन कोर्ट में शायद डाल दें। लोअर कोर्ट के बाद क्या होता है, सेशन कोर्ट होता है ना। हम्म। हाँ, सेशन कोर्ट वहां से भी डिग्री मिल गई, इसके बाद हायर कोर्ट में केस को फेंक दिया जाता है, और इस दौरान आप मतलब विन करते जाते हो केस, लेकिन आपके पास मतलब उसमें दूसरे पार्टी के लिए ऑप्शन होता है कि वो दोबारा केस करके आपको 5-10 साल फिर घुमा सकता है, फिर घुमा सकता है। तो 20 साल से मेरे घर में केस चल रहा था, और इसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि मतलब ये प्रॉब्लम क्या है। मैंने आसपास देखा कि मैंने हर हाउस होल्ड के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग हैं जिसके घर में नहीं हो सकता है, बट मैक्सिमम मतलब कि अगर 5 में देख लिया जाए तो 2 या 3 लोगों के घर में केस चल रहा होता है किसी ना किसी चीज के विवाद को लेकर। और उसमें मतलब कि इतना टाइम लगता है, और इतना टाइम लगता है, ऐसा लगता है कि कोर्ट को ये लगता है कि लोगों के पास टाइम है और पैसा है, दोनों बर्बाद करो उनको। मुझे ऐसे लगता है कि उनको ऐसा लगता है नहीं कि कोर्ट को मतलब कि केस को इतना मतलब अच्छे तरीके से डील किया जाए, समय से उसको तारीख दिया जाए, और समय से एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन और सर्टेन काइंड ऑफ केस को खत्म किया जाए। इसकी कोई मुझे जल्दी दिखाई नहीं देती है कोर्ट की तरफ से। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बात है कि उनका बिजनेस खत्म हो जाए, इसलिए वो लटका के रखते हैं, चाहे वकील लटका के रखें या जज लटका के रखें, इसको लटकाना ही बोलेंगे। तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए, और फिर मैंने कहानी सोची, और कहानी के बाद फिर मैंने कहानी मेरे दिमाग में थी तो मैंने कहानी लिखी। अब दूसरी बात मैं करूंगा कास्टिंग की। कास्टिंग मेरे लिए सबसे इजी रहा। अच्छा। इजी इसलिए रहा कि सबसे पहले मैं, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है चंदन आनंद, चंदन आनंद जी को मैं जानता था, उनको भैया मैं बोलता हूँ, और उनको मैंने स्क्रिप्ट भेजा तो उन्होंने बोला कि चल करते हैं। और करने के बाद फिर मैंने आरिफ जकारिया साहब का नंबर, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यार वो वकील के कैरेक्टर के लिए आरिफ जकारिया साहब अच्छे हैं। तो मैंने बोला कि नंबर जुगाड़ करते। नंबर मैंने जुगाड़ा और मैंने उनको मैसेज डाला था, उस दिन ईद था। अच्छा। और उनके पास मैसेज गया, और जाने के बाद कुछ समय बाद उनका उधर से रिप्लाई आया कि हाय कमलेश, कैन यू सेंड मी द स्क्रिप्ट। तो मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजा, और दूसरे दिन उनका दोबारा मैसेज आया कि हाय कमलेश, आई जस्ट आई गॉन थ्रू द स्क्रिप्ट एंड आई लाइक माय कैरेक्टर, सो व्हाट्स द बजट एंड व्हाट्स द डेट। कास्टिंग इनकी डन हो गई, यहाँ पे ऐसे हो गई, मतलब सिंपल कास्टिंग हो गई। और इसके बाद ऋतुराज साहब के साथ थोड़ा उनका डेट्स का कोई क्लैशेस, उनको ऐड वैड करते रहते हैं, तो उनके डेट को लेकर कुछ क्लैशेस चल रहे थे, तो उनको करने में हमें मुझे लगता है 3-4 दिन गया, आना आना आना। बाकी कास्टिंग डायरेक्टर है आशीष झा, तो उनको मैंने बोला कि यार थोड़ा सा हेल्प करो, क्योंकि यार बड़े बड़े कास्टिंग है, इतना जल्दी मतलब कि सबका डेट मिल जाना और सबको ये कन्विंस कर लेना एक नए डायरेक्टर के लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो उसने फिर अनंत जोग साहब को कॉल किया, क्योंकि उनके टच में थे, और उन्होंने बोला कि ओके आई एम डूइंग। अनंत जोग साहब जिन्होंने पॉलिटिशियन का रोल किया है, इसको रवि जंगल साहब के साथ भी ज्यादा नहीं रहा, उन्होंने भी बोला कि ओके आई एम डूइंग इट। हालांकि रवि जंगल साहब ने मुझे पूछा कि व्हाट्स द कैरेक्टर, कैन यू गिव मी द ब्रीफ अबाउट द कैरेक्टर। तो मैं मुझे याद है कि मैं मर्ड में था, कुछ शूटिंग चल रहा था, उसी के दौरान बात हुई थी। और चंदन हो गए, ये हो गए, ये हो गया। और हाँ, नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप बड़े मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी अगर मार्केट में एज ए डायरेक्टर उतनी अच्छी नहीं है, तो बड़े एक्टर को लाना, सिर्फ इट इज नॉट ऑल अबाउट गुड स्क्रिप्ट देवेश। आपके पास सिर्फ गुड स्क्रिप्ट है और आप चाहते हैं कि आपको धर्मा आ जाएगा, शाहरुख आ जाएगा, ये सब मतलब कि इल्यूजन है। आप इल्यूजन को तोड़िए, बाहर आइए।
यहाँ पे रिलेशन पे फिल्में बनती है। अक्सर ये सुनने में आता है कि आर्टिस्ट अगर गुड स्क्रिप्ट है तो उस पे गुड टू गो हो जाता है, लेकिन आपने ये पॉइंट बताया ये भी, तो मतलब उसके साथ आर्टिस्ट सबसे पहले कि आर्टिस्ट अच्छे स्क्रिप्ट को तभी बोलेगा जब आपका अप्रोच उसके पास सॉलिड हो सकता है कि आप उसको जानते हो या फिर आपका कोई खास और उसका खास एक ही बंदा हो और आप उस खास आदमी को जानते हो और उस खास आदमी के अप्रोच से आप एक्टर के पास पहुंचे तो उसकी क्रेडिबिलिटी अलग हो जाती है कि चलो यार मेरे बंदे ने बोला है तो अच्छा है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली ऐसे ब्लाइंडली किसी को कॉल मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला है। तो आप जब आपने कास्टिंग कंप्लीट कर ली, फिर जब आप फ्लोर पे गए, तो फ्लोर पे क्या जर्नी रही, उसको बिहाइंड द सीन क्या फ्लोर पे ये था कि मैं चंदन के अलावा जो चंदन आनंद है, चंदन आनंद के अलावा मैं किसी से बाकी के और 4 जो बड़े एक्टर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं किसी में सिर्फ फोन पे बात हुई थी, किसी को ना मैंने कभी देखा था ना उन्होंने कभी डायरेक्टर को देखा। अच्छा। तो सेट पे ही मुलाकात हुई, सेट पे ही हाय बाय हुआ। शायद स्क्रिप्ट बहुत अच्छा से लिखा हुआ था कि उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे नहीं और मैंने कैरेक्टर को एलाबोरेट करके मैंने राइटिंग करी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं स्क्रिप्ट के जरिए भी बहुत सारी चीजें समझा दूंगा और बाकी जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होगा शूट करने से पहले होगा। तो हालांकि सारे एक्टर्स के पास मैं गया था और कैरेक्टर ब्रीफ और हमारी बात मुलाकात हुई 5-5 मिनट 7-7 मिनट मैंने सबको दिए कैरेक्टर्स के बारे में ब्रीफ और मैं क्या मूड लेके चल रहा हूँ, कैसे शूट करना है, क्या कर रहा हूँ और क्या कैरेक्टर का क्या हम इस कैरेक्टर को कैसे दिख रहे हैं, ये सारा ब्रीफ मैंने शूट करने से पहले दिया था। एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जो आपकी राइटिंग थी, जो फिल्म की राइटिंग थी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी झलक जैसे लगता है कि धर्मवीर भारती जैसे राइटर जब लिखते थे अपनी कहानियों में, जो सामाजिक समस्याएं होती थी कैरेक्टर के अंदर, उनको समेट के एक जगह ले आके उतारते थे। तो वो जो परछाई पड़ी है, क्या वो आपके नेटिव प्लेस की वजह से पड़ी है या आपने उस सब्जेक्ट पे इतना तगड़ा रिसर्च किया था कि वो रिफ्लेक्शन उन कैरेक्टर में आप उतार पाए? मैंने इसका सबसे मुझे ऐसा मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगा कि जब मुझे शॉर्ट फिल्म बनाने का मन हुआ तो मुझे लगा कि मैं जिस सब्जेक्ट को जिस चीज को मैं क्लोजली जानता हूँ, जो मेरे लाइफ में घटित हो रही है जो इंसिडेंट्स, शायद उसको अच्छे से बता पाना अच्छी बात होती है, ये मुझे समझ आई। हालांकि कोई भी फिक्शनल कहानी लेके बनाना और जस्टिफाई करना थोड़ा सा टफ होता है, तो मुझे लगा कि उस सब्जेक्ट को चुना जाए जिसको मैं क्लोजली जानता हूँ। तो ये जो था कि मतलब कितना चक्कर एक आम आदमी को लगाना पड़ता है और उसको उसके चक्कर लगाने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सबको पैसे मिल रहे हैं, सबको उसके जरिए से सारा बिजनेस है। अगर आम आदमी का केस अगर 2 महीने में खत्म हो जाए, 6 महीने में खत्म हो जाए, तो बिजनेस होगा क्या? वकील का ना बिजनेस होगा। वो एक केस को 10 साल चलाएंगे, 10 साल का कस्टमर हो आप और आपके जैसे न जाने 100 लोग हैं। तो इस तरह की चीजें, तो उस चीज को मैं जानता था, तो चूज करने का मेरा ये आया था कि मतलब एक्चुअलिटी को मैं पकड़ता हूँ, जिस चीज को मैं जानता हूँ। तो फिर जब आप फ्लोर पे पहुंचे, शूटिंग के फ्लोर पे, तो वहां कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक बार थोड़ा सा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था क्योंकि अभी क्या है कि मेरे पास टीम नहीं थी, मेरे पास असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, लेकिन उनकी भी गलती नहीं कहूंगा क्योंकि मैं 3 से 4 दिन का शूटिंग हम लोगों ने 2 दिन में प्लान किया था और उस 2 दिन के अंदर हमें खत्म करना था और मैं कंप्लीटली ब्रेकडाउन के साथ सेट पे उतरा हुआ था। तो 2 दिन में क्यों करना था, इसके पीछे कोई रीजन? बजट क्योंकि मैंने इसको प्रोड्यूस किया था और मेरे पास बजट 2 दिन का ही था, मेरे पास उससे ज्यादा पैसे नहीं थे लगाने के लिए। तो 2 दिन का जो खर्च था उसके बियॉन्ड मेरे पास कुछ नहीं था और यही मेरी प्लानिंग थी कि 2 दिन में कंप्लीट करना था। तो मैं उसको बहुत ही कम्पैक्ट प्लान करके गया था कि मुझे ये शूट करना है, ऐसे शूट करना है, ये ब्रेकडाउन से पूरे सीन्स के और इतने शॉट्स लेने हैं, इसकी पूरी तैयारी करके गया था ताकि मुझे वहां जाके डीओपी के साथ और किसी के साथ ये डिस्कशन ना करना पड़े कि इसके बाद अगला शॉट ये ले लें क्या, फिर ऐसा कर दें क्या, ऐसा नहीं, इसके बाद ये लगेगा, इसके बाद ये लगेगा, इसके बाद ये होगा और ऐसे मेरी फिल्म बनेगी बस। तो शायद इतना हरी में था कि शायद असिस्टेंट डायरेक्टर को समझना मुश्किल था कहाँ का क्या शॉट, कैसे 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 वो खतरनाक शेड्यूलिंग था। तो मतलब कि मुझे एक बार नर्वस ब्रेकडाउन जैसा फील हुआ कि यार आपके सामने 5 एक्टर बैठे हैं
और आपका डीओपी के साथ कुछ सर्टेन सीन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ आपको देखना है। तो एक बार शायद मुझे एक बार ऐसा हुआ था कि सर, क्योंकि मतलब आप जब कोरियोग्राफ कर रहे होते हो, अगर आपने पहले से लोकेशन पे जाके कोरियोग्राफ नहीं किया है तो लोकेशन आपका कोरियोग्राफ आपके ऑफिस में अच्छी बात है कि आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। लोकेशन के हिसाब से वो सारी चीजें बदल जाती है। वहां पे हो सकता है कि वो ऐसे ऐसे करने का मौका ना मिले, आपको ऐसे करने का मौका मिले, या कुछ भी करने का। तो वो थोड़ा सा मुझे एक बार शॉर्ट थोड़ा सा हम लोग चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल खुद ही फील हुआ कि यार सारे लोग देख रहे हैं और हम लोग अभी शॉर्ट ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो एक बार हुआ था, अदरवाइज इनको इनको एक रात में पूरा इतने एक्टर को एक साथ में हैंडल करना मेरे लिए वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। और मैंने ये सोच रखा था कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, कमलेश बैग पैक करो और निकलो यहाँ से, अगर ये तुम नहीं कर सकते तो। शॉर्ट फिल्म में 4 एक्टर 5 एक्टर, भाई डायरेक्टर हो तुम क्लियर हो ना अपनी चीजों को लेकर। हाँ क्लियर है, तो चलो जाओ करो, बनाओ शॉर्ट फिल्म। तो ये जीत थी कि बैकफुट पे नहीं जाना है, अरे नहीं हो पाएगा यार, कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। हिम्मत थी, खड़े थे, लड़ाई लड़ रहे थे, और लड़ाई में हार हुई जीत हुई क्या मिला, लेकिन लड़ाई लड़े हैं, ये रहा। तो फिर शूट प्रॉपर अच्छे से हुआ उस चीजें, फिर जब शूट हो गया, शूट पे एकदम प्रॉपरली अच्छे से पूरा सारा पैकअप हुआ, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं हुई शूट पे? और नहीं एक्चुअली पूरा सही समय पे ही पैकअप हुआ था। एक्चुअली हमने पहले दिन हमें लगा था कि ज्यादा हो जाए, हमें 12 घंटे के अलावा 10.5 घंटे में हमने कंप्लीट कर दिए थे शूट पहले दिन का। दूसरे दिन को हम लोगों ने 12 घंटे में कंप्लीट किए थे, क्योंकि दूसरे दिन हमें लोकेशन शिफ्ट था, 3 लोकेशन शिफ्ट था दूसरे दिन, लेकिन दूसरे दिन ज्यादा एक्टर्स नहीं थे। तो मैंने बहुत ही सही समय पे, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि मैंने 13 घंटे 14 घंटे, एकदम 12 घंटे के अंदर मैंने शूट कंप्लीट किया। अच्छा, शूट जब अपन करते हैं, शॉर्ट फिल्म है या फीचर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म के साथ खासकर ऐसा होता है कि फीचर फिल्म में या बड़े बजट की जब फिल्म होती है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें मैनेज होते हैं, लेकिन शॉर्ट फिल्म में वही चीज बहुत ही कम चीजों में होती है। उसमें क्या चैलेंजेस रहते हैं कि मान लीजिए आर्ट की टीम छोटी है, आपकी ड्रेस की टीम छोटी है, चीजें डायरेक्टर के ऊपर बर्डन ज्यादा होता है या क्या होता है, वो क्या सिचुएशन होती है? मैं 2 चीज समझता हूँ, अगर आपकी फिल्म बड़ी है तो वहां पे लोग फैसिलिटी में जीते हैं। डायरेक्टर को एक सर्टेन फैसिलिटी चाहिए, एक्टर को चाहिए, सारे डिपार्टमेंट को एक सर्टेन फैसिलिटी चाहिए, और उसके लिए वहां पे बजट होता है। वो सेम चीज अगर आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे फैसिलिटीज को आप स्केल डाउन करते हैं। बहुत सारे फैसिलिटीज को आप बोलते हैं नहीं इसके बिना भी काम चलेगा, ठीक है वहां पे इतना करो, इतना के कम करो, यहाँ पे 2 असिस्टेंट नहीं चाहिए, एक से चल जाएगा। अरे चलो भाई, कैमरामैन को बोलो कि यार आपका एसोसिएट मत लाओ, एक आपको लाइट मैन दे रहा हूँ, तो ये भी चल सकता है, हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जब इंडिपेंडेंट होता है तो आपको बजट के हिसाब से सेट होना होता है। अब उसके लिए आपको तकनीक अपनाने हैं कि बजट के हिसाब से आप टीम को कैसे कैसे टीम को अपलोगे, ये आप डिसाइड कि आपको क्या चाहिए, कितना कम में चाहिए, कितना सा काम हो जाएगा और काम भी आपका अच्छा दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि फिल्म में फैसिलिटी मिलनी चाहिए। शायद आदमी इंडिपेंडेंट करके शॉर्ट फिल्म करके वहीं पहुंचना चाहता है कि थोड़ा सा चलो यार डायरेक्टर है तो थोड़ी सी फैसिलिटी मिले, और उस फैसिलिटी में काम करे। कब तक खुद ही भागम दौड़ी करके सारा काम करते हैं, कब खुद ही साउंड डिजाइन खुद ही करो, खुद ही एडिटिंग करो, खुद ही राइटिंग करो, खुद ही सब चीज करो, तो वो ऐसा लगता है कि वो फिर उसकी फैसिलिटी मिलता है कि आपको बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स मिलते हैं, बड़े बीजीएम वाले मिलते हैं, तो इस तरह की आपको टीम मिलती है, एडिटर बड़े मिलते हैं आपको, तो आपकी चीजों को फिल्म के हिसाब से बड़ी होती जाती है, मैनेज करते हैं। तो मतलब क्रिएटिव आइडियाज के हिसाब से या क्रिएटिव लोगों के हिसाब से भी एक लिबर्टी मिलती है कि उस तरीके के लोग आपके आसपास। क्रिएटिव बात को लेकर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि क्रिएटिवली आप ज्यादा एक्टिव होते हो जब आप इंडिपेंडेंट चीज बनाते हो, शॉर्ट फिल्म बनाते हो, डॉक्यूमेंट्री या इस तरह की छोटी बजट की छोटी चीज बनाते हो। क्रिएटिवली आप ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हो, डिपेंडेंट नहीं हो। बहुत सारा काम आप खुद ही कर रहे हो। तो फिल्म को आप मतलब सबसे ज्यादा आप ज्यादा मतलब अगर शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हो तो शॉर्ट फिल्म में एक जर्नी होता है कि आप फिल्म को बहुत नजदीक से हर डिपार्टमेंट को आप खुद देख रहे होते हो, समझ रहे होते हो। फिल्म में ये होता है कि आपके पास ये सारे लोग करने के लिए होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि बीजीएम वाले यार ये सर हैं, हमें
म्यूजिक डायरेक्टर तो A.R. रहमान साहब हैं, तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होने का अपना फायदा भी वहीं से सीखते हैं ना, ज्यादा सीखने का मौका वहीं पे, क्योंकि वहां आप डायरेक्टर बनते हो तो दुनिया आपसे सीख रही होती है, आपके पीछे आपके जूनियर्स, आपके असिस्टेंट्स और आपके आपसे जो भी आपकी फिल्मों को जो आपकी फिल्मों को पसंद करता है, सारे लोग सीख रहे होते हैं। लेकिन जो आपको सीखने का मौका होता है वो इंडिपेंडेंट जो चीजें होती हैं, जहाँ पे आप शॉर्ट फिल्में बोलते हैं और बाकी बाहर की जो फिल्में देखते हैं। अभी डायरेक्टर बनने के बाद मैंने लोगों को देखा जनरली कि वो फिल्में देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है। कि जैसे ही आप शेड्यूल आपका टाइट हो जाता है तो आपको बस अभी क्या होता है कि हम दिन में 1-2 फिल्में देखते हैं, तो अभी हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट, अभी आपको करने का टाइम अच्छा मिलता है चीजों हाँ, का। तो ये फायदा होता है। अच्छा, जब फिल्म आपकी शूट हो गई, कंप्लीट हो गई, फिर पोस्ट पे गई, तो पोस्ट पे कैसा रहा वहां का प्रोसेस, क्या हुआ, क्या चीजें रही? पोस्ट में एक्चुअली पोस्ट में मेरे दोस्त का ही एक पोस्ट का ये ऑफिस है, जहाँ पे मतलब सारा पोस्ट का काम होता है। तो मेरे पास पैसे तो लगभग समय तक खत्म हो चुके थे, तो मैंने उसको बोला कि यार पैसे बाद में दूंगा, तू करेगा तो कर ले यार, कुछ फिल्म पैसे दे दूंगा। तो तैयार हो गया, बोला कि ठीक है ओके। फिर भी मैंने उसको ज्यादा ही पैसे दिए उसको लास्टली होते होते। तो एक्चुअली वो दोस्त का पोस्ट ऑफिस होने की वजह से फिल्में बनी, मतलब एडिटिंग उसके ऑफिस में हुआ, पोस्ट का सारा काम BGM से लेके फॉली इफेक्ट और मिक्सिंग वेक्सिंग सारा काम, कहीं जाना नहीं पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ी सी मेरी जान बची। और बाद में मैंने पैसे दिए तो वो अलग बात है, बट ये रहा कि मैं वहां फंसने वाला था कि यार अगर मेरे पास उतना। और दूसरी बात ये कि मैं इसको खुद एडिट नहीं करना चाहता था, और इसको मैं खुद ही बहुत सारा काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने बड़े कैमरे पे शूट किया था और मुझे एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए था कि यार मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, टीम से कैसे काम कराना है या फिर टीम कैसे काम करती है, दोनों में से जो भी है। तो हाँ, वो मुझे एक्सपीरियंस लेना था, तो मैंने खुद इसके मतलब इसको मैंने सोचा नहीं कि मैं इसको एडिट करूँ या फिर इसका कोई भी काम करूँ। अच्छा, मोस्टली लोग आम पब्लिक या लेमैन की बात करें, उनको लगता है कि एडिटिंग एक बहुत नॉर्मल चीज होती है, फिल्म गई, एडिट हो गई और बन के चली आई। जरा सा पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग और जो म्यूजिक और कलर और बाकी जो डबिंग का पेन होता है, वो जरा हमारे ऑडियंस को बताइए, क्या चीज होता है, वो क्या एक्सपीरियंस है? यार ये बहुत ही क्योंकि मैं दिन रात यही सोचते रहता हूँ यार कितना हम लोग करते हैं, कितना काम करते हैं। और मतलब कि फिल्म शूट होना, देखिए एक क्या नाम है उनका, द गॉडफादर के डायरेक्टर हैं फ्रांसिस डी कपोला। हाँ। उन्होंने कहा था कि वो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी, उन्होंने जो बात बोला मुझे लगा कि यार क्या सटीक बात उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो म्यूजिक पार्ट होता है, ऑडियो पार्ट जितना होता है, ऑडियो पार्ट जितना होता है वो सारा 50% होता है, और ऑडियो पार्ट के अलावा जितना कुछ होता है वो 50% होता है। वो आपका डायरेक्टर का डायरेक्शन, एक्टर का एक्टिंग और एडिटर का एडिटिंग और सारा प्री प्रोडक्शन जो भी देखिए वो सब आपका एक तरफ, और म्यूजिक का पार्ट जो है, ऑडियो का पार्ट एक तरफ है। यानी कि हम लोग 50% काम ऑडियो पे देना चाहिए। वहां से मैंने सीखा, मैंने बोला ऑडियो पे काम करते हैं, ऑडियो पे, क्योंकि उससे, क्योंकि दो ही काम होता है, एक सुनना होता है और एक सुनना होता है और एक देखना होता है। आपको एक चीज दिखाई देती है और दूसरी चीज सुनाई देती है। हमारे फिल्म में, ऑडियो वीडियो मीडियम में, ऑडियो वीडियो मीडियम में आपका यही दो चीज होता है। तो जितना देखना इंपॉर्टेंट होता है उतना सुनना इंपॉर्टेंट है, और सुनना थोड़ा ज्यादा असर करता है, क्योंकि सुनना आपको रियल चीज वही देता है, उसका रोना, उसका हंसना, सारा चीज में। तो ऑडियो के ऊपर काम करना बहुत, वो चीज फॉली से ज्यादा जनरेट, फॉली अगर आप फॉली इफेक्ट अच्छा करते हैं और चीजों को, सराउंडिंग को अच्छा से समझ पाते हैं, तो शायद ऑडियो के ऊपर काम करना सबसे हमारे लिए बेहतरीन चीज है। तो मतलब कि पोस्ट प्रोडक्शन में यही है कि मतलब कि एडिटिंग अगर आपको अच्छे से नहीं आती है तो फिल्म आपकी कुछ भी हो सकती है। एडिटिंग का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छा एडिटिंग होना किसी भी कंटेंट के लिए मतलब कि मतलब कि आपकी चीजों को शार्प करती है, बेटर बनाती है। उसको ये भी बोलते हैं कि कहानी 3 समय बनती है। एक है कि पहला जब हम लोग राइटिंग करते हैं, कहानी बन गई। दूसरा जब डायरेक्टर ने शूटिंग किया, और तीसरा जब उसका एडिटिंग हुआ। एडिटिंग में क्या चीज आपको, एडिटिंग में भी चीजें आप अपने तरीके से कहानी कह सकते हो। जो अगर आप नुआंसेस की बात कर रहे हो, जब हम कोई गाना करते हैं, कोई शॉट करते हैं, हम किस तरह से कटिंग ले रहे हैं, क्या फॉर्मेट दे रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आप उसमें एक सर्टेन कहानी अब कह रहे होते, एक शॉर्ट पैटर्न का। तो मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट 3 जगह बनती है, वो आपका राइटिंग, शूटिंग और एडिटिंग में। तो एडिटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, आपका कहानी कहने जैसा है, तो वहां पे समझ लीजिए कि आप राइटिंग कर रहे हैं या डायरेक्शन कर रहे हैं। एडिटिंग में भी, एडिटिंग अगर हो रहा है तो वहां पे बहुत बेहतरीन चीज है। एडिटिंग होने के बाद आपको तो मालूम है, एडिटिंग के बाद आपको बीजीएम के लिए, वीएफएक्स के लिए और पूरा फॉल इफेक्ट के लिए सारा वो सेम कॉपी चला जाता है। और सारे और पोस्ट में मतलब मुझे लगता है, इसलिए मैंने आपको एक ही बात बता दिया कि 50% काम पोस्ट का होता है। पोस्ट में खास तौर पे मैं ऑडियो की बात करूं तो ऑडियो में एडिटिंग के बाद पूरा काम ऑडियो का ही होता है। बीजीएम आप कीजिए, फॉल इफेक्ट कीजिए, मिक्सिंग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। शॉर्ट फिल्म के लिए भी इतनी बड़ी जर्नी होती है, तो आपकी फिर ये फिल्म कंप्लीट हुई। अभी रिसेंटली आपने लॉकडाउन में एक फिल्म बनाई परजीवी, जो हाँ शॉर्ट फिल्म थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो हाँ कैसे आपने, शायद आई थिंक मेजॉन सीन, सिंगल शॉट सीन है उस पूरी हाँ हाँ फिल्म में, हाँ हाँ हाँ, सिंगल है। वो वो कैसे किया आपने, क्या डिजाइन किया, किस तरीके से एक्चुअली घर में बैठ? एक्चुअली एक्चुअली मेरे पास एक कहानी थी, ये वाली कहानी थी। तो मुझे मेरे दिमाग में था कि यार बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, वही किताब पढ़ना, बुक पढ़ना और म्यूजिक, फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना, ये 3 4 5 काम थे, वही कर रहे थे घर में लॉक। मैंने कहा यार कुछ करते हैं। मेरे दोस्त के पास कैमरा था 60D। अच्छा। मैंने बोला कि यार उस पर शूट करते हैं। बोला क्या है, मैंने कहा ऐसा ऐसा कुछ है, चलो शूट करते हैं, मारते हैं इसको, सिंगल शॉट मारते हैं। और उसके बाद मेरा दोस्त एक्टर है, उसको मैंने, मनीष को मैंने बोला कि यार ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं। बोला कि चल आ जाता हूँ। इसके बाद तीनों लोगों ने प्लान किया, और हम लोगों ने पहले दिन मैंने डीओपी के साथ कोरियोग्राफ किया, कैसे ऐसे होगा। पहले तो मैंने कोरियोग्राफ कर लिया था 2 3 बार कि ऐसे 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 पूरा होने वाला है, कहाँ से क्या क्या होने वाला है। देन आफ्टर डीओपी के साथ मैंने कोरियोग्राफ किया 2 3 बार। फिर एक्टर के साथ 1 2 बार कोरियोग्राफ किया। फिर मैंने एक्टर डीओपी के साथ 2 3 बार कोरियोग्राफ करने के बाद हम लोग सेट पे पहुंचे। सेट पे पहुंचने के बाद हमने, मुझे लगता है छठा या सातवां टेक था जो मेरा फाइनल था। तो वो, अच्छा। हाँ वो, और वो करने के बाद मुझे हमारा वो कॉन्फिडेंस वहां कर, बोलते हैं ना कि आप जब करते हो तो चीजें बेटर होती जाती हैं। इसके बाद लगा कि यार इसको मतलब अच्छा है यार, अच्छा लग रहा है और इसमें हम कुछ अच्छा सिंगल कर शॉट, सकते सिंगल शॉट जब शूट करते हैं अपन, क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब क्योंकि उसमें तो हर एक चीज बहुत ही डिजाइन वे में होना चाहिए, अगर एक चीज गलत हो गया तो नहीं पूरा सीन रिपीट होता होगा। हैं। जो सिंगल टेक होता है सबसे उसमें है कि आपकी टीम तैयार होनी चाहिए, उनको याद होना चाहिए। जैसे 4 मिनट का आप कोरियोग्राफ गाना करते हो, हालांकि उसमें भी तो बहुत सारे कितने कट्स होते हैं, गाना छोड़ दी, हम सिंगल शॉट की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से सबसे जो है डिसिप्लिन, और आपको अपना रोल मालूम है। कोई किसी के ऊपर थोड़ा सा भी किसी भी चीज के लिए डिपेंड नहीं। एक्टर अपना एक्टिंग कर रहा है और कैमरामैन अपना उसको कैप्चर कर रहा है, और उसके आसपास के सिचुएशंस बदल रहे हैं, जो भी है उसको तो सारा याद है कि उसको, एक्टर को एक्शन याद है, डीओपी को सारा मोमेंट याद है वो कैप्चर करने का। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको करके बहुत हम लोग मजे ले रहे हैं। हम लोग बोले कि यार एडिटिंग का तो काम ही बच गया अपना, एडिटिंग तो हुआ ही नहीं इसमें, एडिटिंग हुआ नहीं, और बाकी एडिटिंग जो हुआ है बाकी चीजों का एडिटिंग हुआ है। सबसे बेस्ट मुझे लगा कि यार मतलब कि और अमेजिंग था भी, मतलब कि अगर मैंने शुरू किया और आपको खत्म होने तक मैंने बांध के रखा, तो वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज होता है। आप शॉर्ट कटिंग करके जो चीजें दिखाते हो, और आप जो सिंगल शॉट में वही चीज दिखाते हो और कन्विंसिंगली दिखाते हो, तो मुझे लगता है कि सिंगल वो जो शॉर्ट कटिंग होते हैं उससे ज्यादा अच्छा था। इसलिए मैंने अभी जो दूसरी जो मैंने बनाई है, अभी एक और बनाई है, पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छा। है, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, उसमें तो हम लोगों ने उसको थोड़ा सा अलग लेवल पे लेके हम लोग गए हैं। चाहे वो वीएफएक्स हो, चाहे हमने पूरा टेक्निकल टीम भी उसमें रखी है, हमने अच्छे कैमरे पे शूट किए हैं, और रॉनिन यूज किया है, हमने सोनी AS7 III यूज किया है, और सारी चीजें हमने प्रोफेशनल यूज की है। तो हमने, ये फिल्म मुझे लगा कितने मिनट की होगी जो अभी रिसेंटली आपने शूट की है? 15 मिनट की होगी। और उसमें अच्छा। भी मैं आपको बताऊं कि जो सबसे पहला शॉट है वो भी सिंगल शॉट है, पहला शॉट, शॉर्ट कटिंग है, लेकिन पहला शॉट जो सिंगल शॉट है वो 6 मिनट का है। अच्छा, 6 मिनट का पूरा सिंगल शॉट, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसकी जर्नी ये हुई थी कि हमने ऐसे शूट किया, शूट करने के बाद चीजें हुई, और कॉन्फिडेंस आता गया, म्यूजिक पे काम करते गए, चीजें बनती गई, ऐड ऑन होते गया, सारी चीजें ऐड ऑन होते गया, और फाइनली अच्छा प्रोडक्ट आया। हम लोग भी एंजॉय किया उसको देखने के बाद बहुत। न्यू फिल्म मेकर्स की बात करें जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो
अपकमिंग हैं उनके बारे में बात करें अगर उनके लिए, तो एक डायरेक्टर के लिए किस पार्ट पे सबसे ज्यादा उनका फोकस होना चाहिए एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए? वाह, सबसे ज्यादा कमांड किस पे होनी चाहिए? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था ये चीज मैं जो बताने जा रहा हूँ तो मैं चीज सीख रहा हूँ सबसे पहले, इसलिए जो मैं अच्छा, सीख रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है शायद वो मैं शेयर करूंगा। मेरा वो ऐसा टेस्टामेंट नहीं होगा कि मतलब कि हाँ भाई जो मैंने बोला अच्छी बात है, लेकिन जो मैं सीख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि एक डायरेक्टर बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि आपकी चीजें मतलब कि बहुत सारे हम कभी कभी लाइफ में हम लोग इल्यूजन में होते हैं। इल्यूजन कहने का मतलब ये हो कि आप जो चीज सही मानते हो वो सही ना होते हुए भी आपको सही लगना और आपको उसके बियॉन्ड कुछ समझना आना, और आप उस चीज को बेटर मान के आप लाइफ को आगे जा रहे होते हैं, आपको नहीं मालूम। देखिए आदमी हमेशा इल्यूजन में होता है। मैं अभी जो हूँ जो बोल रहा हूँ, एक दो साल बाद मेरी मेरी चीजें बिल्कुल, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा हर चीज बदल जाएगा, वो एक जैसा बिल्कुल। रहेगा नहीं। तो हालांकि मुझे लगता है कि डायरेक्टर बनने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दो चीजें। एक तो है कि आपको आपको ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा। आपको सब चीजें ऑब्जर्वेंट मतलब आप समाज में क्या ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन ज्यादा होना हाँ, चाहिए। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, और आपको आपको ये समझ में आनी चाहिए कि मतलब कि अगर आप चाहेंगे तो एक आदमी के अंदर से कहानी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो एक समाज के किसी भी सोशल इशू के ऊपर कहानी निकाल सकते हैं, अगर आप चीजें वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे उसका सिंपल एग्जांपल है, अम, ये आई थी फिल्म बधाई हो। हम्म। एक ऐसी यूनिवर्सल सच है जो हमारे आसपास की चीज है, हम उसको जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको पिक करना, उस कहानी को पिक करना और इसका पूरा स्क्रिप्टिंग करना, उसको मुझे लगता है ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमें एक कहानी मतलब ये जमाना वो निकल गया कि जहाँ पे मेलो ड्रामा होता था, गुंडा विलेन ये आया वो आया, लड़की के साथ छेड़खानी हुई, या फिर कुछ फैमिली रंजिश है, ये कहानी गया दौर गया। तो आपको आपको लोग जो देखना चाहते हैं इंफॉर्मेटिव, मतलब कि इंफॉर्मेटिव होना चाहिए वो चीज, आपका कंटेंट सर्टेन वे में। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है और मतलब हमारे समाज हमारे आसपास के बीच के कैरेक्टर से अगर एक अच्छा डायरेक्टर है तो वो उसका पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन, अच्छा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन तब आप कहानी कह पाएंगे, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे ऑडियंस से। आपकी अपनी चीज से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें देखो, अगर आपको मैं इस तरीके से बोलता हूँ, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जैसे रोहित शेट्टी साहब है, उनको उनका कहना है कि मैं लॉजिक नहीं मैजिक देखता। तो उनकी पूरी मेन स्ट्रीम सिनेमा होती है, मसाला होती है, आप जाइए एंजॉय कीजिए, आप लॉजिक और वहां पे आकर ये मत बोलिए कि यार ऐसा हो गया ऐसा हो गया। आप मसाला देखने जा रहे हैं जिसमें आपको मजा आएगा, चीजें एग्जेजरेट करके दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, सब चीज होगा। या तो ये भी एक फॉर्मेट है, मेन स्ट्रीम सिनेमा में चलता है, जो मतलब कि हम बोलते हैं चीजों को लार्जर देन लाइफ दिखाना, वो हम दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, अब जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब कहानी को एग्जेजरेट आप नहीं कर सकते, आप उस तरीके से नहीं दे। अब देखिए, आप एक्टिंग में भी आपने देखा होगा, एक्टिंग का भी फॉर्मेट बदल गया है। जो वो स्लैपिस्टिक वे में कोई चीज करना, वो सब चीज खत्म हो गया। अब रियलिस्टिक एक्टिंग भी आ गया है, रियली रियल वे में जो भी लोग नहीं पसंद करते हैं, रियलिस्टिक वे में ज्यादा पसंद करते हैं। रियलिस्टिक। तो मुझे मुझे लगता है कि एक तो है कि आपको ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन आपकी खूबसूरत होनी चाहिए, और दूसरी आप कंटेंट कंज्यूम करें, अच्छे कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि वही आपका डिक्शनरी है, वही आपका बुक है, वही आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, वहां से भी आपको कहानी मिलती है। जो आप ऑब्जर्व समाज में करते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी समाज का कोई पार्ट वो दिखा रहे होते हैं फिल्मों में। तो मुझे लगता है कि फिल्म भी उतना ही इम्पोर्टेंट देखना है एक असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए या अपकमिंग फिल्म मेकर के लिए, जितना कि आप कहानी रियल लाइफ में देखते हैं। तो ये दो चीज आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। आप ओके। ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पास कहानी आई और आपने कहानी लिखी और आपको आपने सीख लिया, वो आप लोगों ने फिल्म मेकिंग आपने देखा और सीखा, तो आप फिल्म लिख सकते हैं और बना सकते हैं। ये बहुत ही इंडिपेंडेंट होने का सबसे मुझे अच्छा अनुभव रहा कि ये दो चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये मेरे मुझे लगता है जो भी इस शो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि जब एक बहुत एक्सपीरियंस आज के जिन्होंने 100 150 ये 50 फिल्में कर ली, तो उनकी बातें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं जो लर्निंग या अपकमिंग या जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं उनके सर से थोड़ा ऊपर जाती। लेकिन जो रिसेंट अभी उन्होंने एक जर्नी शुरू की है, जिन्होंने इतना एक्सपीरियंस लेके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके जो बता रहे हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बता रहे हैं।
वो सीखने लायक है। आगे कमलेश आपका क्या आगे क्या करने का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट या और कहाँ अभी तो फिलहाल हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और 1 साल से जो सपने हैं सपने आसमान में हैंग कर रहे हैं। डायरेक्टर बन भी पाएंगे नहीं। जब हम जैसे मान लीजिए आपकी ये इतनी शॉर्ट फिल्म करने के बाद पहली फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो प्रोड्यूसर को ढूंढने में कोई चैलेंज आता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आती है या सवाल? वही क्रेडिबिलिटी की बात है कि आपने क्या बनाया है इसके पहले। अच्छा, इट इज नॉट ऑल अबाउट बीइंग एसोसिएट डायरेक्टर। अगर आपने 5 एसोसिएट डायरेक्टर में अपने आपके नाम है कि मैंने 5 फिल्मों में एज एन एसोसिएट डायरेक्टर काम किया है, मुझे नहीं लगता कि दिस विल इम्प्रेस एनी प्रोड्यूसर। यू हैव टू शो योर ओरिजिनल कंटेंट वेयर यू हैव डायरेक्टेड समथिंग। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जितने भी हाँ, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको मालूम होता है कि यार कहानी अच्छा लिख लेना अच्छी बात है, बट ऑन सेट यू हैव टू हैंडल सो मेनी पीपल। तो कमलेश, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे ऑडियंस के साथ, और वो जो प्रैक्टिकल जर्नी आपने बताई वो आई थिंक जो भी सुनेगा, जो भी इस चीज को फॉलो करेगा, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हमारी विशेष है कि आप आगे इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट ऑडियंस के लिए लाते रहिए, वो बहुत जरूरी है आज के समय के लिए। और आपकी आने वाली जो भी आप फिल्में करें या वेब सीरीज करें, जो भी करें, वो सुपर सक्सेस हो, ये हमारी विशेष है। थैंक यू सो मच। थैंक यू देवेश, मजा आ गया आपसे बात करके। तो दोस्तों, आज का था ये एपिसोड। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और देखते रहिए शूट डायरीज।